नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रदूषण और प्रदूषणों की इस श्रेणी के अंतर्गत हम सॉइल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या फिर हम भूमि प्रदूषण कहे तो एक ही बात है के बारे में अध्ययन करेंगे। अब भूमि प्रदूषण क्या होता है या मृदा प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण का अर्थ ये होता है कि अगर किसी पदार्थ की गुणवत्ता के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का ह्रास हो जाए तो हम उसे मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर प्राकृतिक स्रोत हो चाहे मानव जनित स्रोत हो या दोनों ही मिलाकर अगर मिट्टी की गुणवत्ता को कम करें या उसकी गुणवत्ता में ह्रास लाए तो हम उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। और मृदा प्रदूषण के लिए या मृदा ह्रास गुणवत्ता में ह्रास या अवनयन की बात करें तो ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि बहुत तेज गति से अगर मृदा का अपरदन हो रहा है तो वो भी मृदा का प्रदूषण या मृदा का अवनयन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी में कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, अगर सूक्ष्म जीवों की अगर कमी हो जाए तो भी हम उसे उसकी गुणवत्ता में कमी मानेंगे। मृदा के अंदर नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक नमी हो या बहुत कम नमी हो तो भी हम उसे मृदा का अवनयन या उसकी गुणवत्ता में कमी को मान सकते हैं। इसके अलावा जो मृदा के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है तो भी उसे अवनयन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा में कमी हो तो भी उसे मृदा का अवनयन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है। तो जल और वायु इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार मिट्टी भी हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में मानी जाती है, जिसके अभाव में यानी अगर जल है वायु है लेकिन मिट्टी नहीं है तो मिट्टी के अभाव में किसी प्रकार का जो पौधा है वो जीवित नहीं रह पाएगा। और अगर पौधा जीवित नहीं रह पा रहा है तो प्राथमिक उत्पादक के रूप में हमें किसी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि मृदा की गुणवत्ता लगातार बनी रहे। तो इसी प्रकार से वनस्पति, अनाज, पेड़ पौधे इन सभी की जननी यानी माता के रूप में मिट्टी को माना जाता है। साफ मिट्टी पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण। साफ मिट्टी का यहाँ पर तात्पर्य है कि मिट्टी जो है उसकी गुणवत्ता लगातार बनी रहे। तो इस प्रकार से अगर कहें कि भूमि के अंदर जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो तत्व है उसमें से किसी का भी एक का भी असंतुलित हो जाता है तो उसे हम भूमि प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी मिट्टी की गुणवत्ता में चाहे वह प्राकृतिक स्रोत हो चाहे मानव जनित स्रोत हो, उनके द्वारा अगर मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है तो हम उसे मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के रूप से जान सकते हैं। दूषित भूमि फसलों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ये हमें पता है। और इसी प्रकार से जो ठोस कचरा होता है जो हम ऐसे ही जमीन पर फेंक देते हैं और उससे भूमि का प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ती मात्रा, उनका उचित तरीके से अगर हम निपटान नहीं कर पाए यानी इसको डिकम्पोज नहीं कर पाए तो ऐसे विकल्पों की अगर हमारे पास कमी है तो भी हम ये समस्या बड़े विकराल रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। इसके अलावा कारखाना और घरों से भी जो कचरा निकलता है और जो हम भूमि पर ऐसे ही फेंक देते हैं उससे भी हमारा भूमि प्रदूषित होता है। भूमि प्रदूषण मानवीय गतिविधि और प्राकृतिक कारणों दोनों के कारण हो सकता है। कि भूमि प्रदूषण के कारणों के अंतर्गत हम अगर बात करें तो हम कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं तो कीटनाशकों को जो पेड़ों पर छिड़कते हैं तो उसका कुछ अवशेष जो है वो वर्षा जल के साथ घुलकर हो या सीधा ही जमीन पर गिरकर मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी लाता है। इसके अलावा औद्योगिक कृषि अपशिष्ट जो है उसके लिए भी हमारे पास निपटान की कमी है, विकल्पों की कमी है। निपटान का अर्थ होता है कि जो कचरा उद्योगों से जो कचरा निकलता है या कृषि से जो कचरा निकलता है, फसल में से जो अवशेष निकलते हैं उनका हम उचित तरीके से निपटान उसका वापस रिसाइकल या रीयूज नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए भूमि के प्रदूषण के कारक बनते हैं। इसके अलावा निरंतर हम वनों की कटाई कर रहे हैं, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा, खनन, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो ये जो समी है इस कारक जो है वो धीरे धीरे मनुष्य और जानवरों के अंतर्गत बीमारियों के कारण बढ़ते हैं। अब भूमिप्रदूषण किसे कहते हैं तो हमने इस प्रकार से कहा है कि भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में कोई भी ऐसा अवांछित परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो हम नहीं चाहते हैं या उसके अंदर नहीं होना चाहिए था और जिसका प्रभाव मनुष्य और जीवों पर पड़े या भूमि की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, जो नेचुरलिटी है वह प्रभावित हो, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह प्रभावित हो तो हम उसे भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं।
तो धरातल के लगभग 1/3 जो हिस्सा है, सॉरी 1/4 जो भाग है पर भूमि है, लेकिन उसमें से मानव का उपयोग की बात करें तो लगभग 280 लाख वर्ग मील जो है मनुष्य काम में लेता है। बाकी का जो भूमि है वह अनुपयोगी है, या जिस प्रकार से कृषि कार्य हो या किसी अन्य कार्य के अंतर्गत उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि का जो उपयोग है उसमें भी काफी परिवर्तन आया है, और इसी के कारण हम जो हमारी भूमि है उससे ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कम भूमि से अधिक हम लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की समस्या को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के अनेक भागों में ये एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। भूमि या भू कहा जाए तो एक छोटा शब्द न है, काफी बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत भूमि की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातल है इसको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। मूल रूप से जो भूमि की ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट जो है वहां पर हम कृषि कार्य करते हैं, और कृषि कार्य करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताएं जुड़ी रहती है। मानव जीविका जो है उसका उपार्जन जो है इसी के माध्यम से किया जाता है, और यही भूमि अगर किसी प्रकार से प्रदूषित हो जाए तो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भूमि प्रदूषण है, तो भूमि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। वैसे अगर हम इनके कारकों को अगर शॉर्ट के रूप में देखना चाहे तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो भूमि के जो प्रदूषक हैं उन प्रदूषकों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कारक है वो है जिस प्रकार से भौतिक स्रोत, शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं भौतिक स्रोत का अर्थ होता है फिजिकल फैक्टर्स। अब ये जो भौतिक स्रोत है उस भौतिक स्रोत के अंतर्गत हम किन किन कारकों को शामिल करते हैं, तो इसके अंतर्गत है जो जल वर्षा की तीव्रता, यानी बहुत तेज गति से अब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो वो भूमि की ऊपरी परत जो काफी उपजाऊ और प्रोडक्टिव होती है उसको नष्ट कर लेती है। इसके अलावा तापांतर की विविधता, तापमान दिन का काफी बढ़ जाता है, रात का एकदम कम हो जाता है। हवा की दिशा की अनिश्चितता, हवा कभी किस दिशा से और कभी किस दिशा से बहती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में वो मिट्टी है वहां की सेल संरचना किस प्रकार की है, वहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये भी प्रभावित करती है। इसके अलावा मिट्टी का गुण किस प्रकार का है, मिट्टी के ऊपर वनस्पति का आवरण किस प्रकार का, ये जो सभी कारक है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी को प्रभावित करते हैं, और इसी के कारण जो मिट्टी के जो ओरिजिनल जो उसके गुण हैं या उनके जो मौलिक गुण हैं वो धीरे धीरे ह्रास होते रहते हैं। तो भौतिक स्रोतों के अंतर्गत हम इन सभी कारकों को रखते हैं। दूसरे जो कारक है, जैसे कि अगर भौतिक कारकों के अंतर्गत रखे तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे कि अगर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ जैविक स्रोत होते हैं और कुछ जिस प्रकार से वायु जनित स्रोत होता है। वायु जनित स्रोत के अंतर्गत हम किस प्रकार से रख सकते हैं, सबसे पहले हम जैविक स्रोतों की बात करते हैं। जैविक स्रोतों का अर्थ होता है कि जितने भी जो सूक्ष्म जीव जो अ, इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और जितने भी जो अवांछित पौधे जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, खरपतवार के रूप में होते हैं, वे मिट्टी की जो गुणवत्ता उर्वरता को कम करते हैं। यानी ऐसे पौधे जो हमें नहीं उगाने हैं फिर भी उग जाते हैं, तो वो अपने आप को बढ़ाने के लिए मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उनको नष्ट करते हैं, उसकी उर्वरता को कम करते हैं। इसके अलावा वायुजात स्रोतों के अंतर्गत रख सकते हैं कि मिट्टियों के जो प्रदूषक कहलाते हैं जिनका मृदा पर हानिकारक प्रभाव करते हैं। जैसे कि हम बात करें ज्वालामुखी है, कारखानों की जो चिमनियां हैं, जितने भी हमारे जो व्हीकल्स है, कार, जीप, ट्रक, ताप शक्ति संयंत्र है, घरेलू स्रोतों से जो वायुमंडल से जो उत्सर्जन होता है, यानी हमारे जो चूल्हे होते हैं उससे जो गैस निकलती है या जो कचरा निकलता है वो राख के रूप में निकलता है, ये सारे के सारे को जो प्रदूषक है वो जब भी धरातल पर गिरते हैं तो मिट्टियों के अंदर पहुंचकर मिट्टी की गुणवत्ता को कमी करता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा के कारण मिट्टियों के अंदर अम्लता की वृद्धि हो जाती है और उसका जो पीएच जो मान है वो काफी कम हो जाता है, और इससे मिट्टियों के अंदर अम्लता की मात्रा अधिक बढ़ जाती है जो कि फसलों के लिए काफी हानिकारक होती है। यही कारण है कि नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पर अम्ल वर्षा के कारण मिट्टियों की गुणवत्ता में वृद्धि के कारण वनों को काफी अत्यधिक क्षति देखने को मिलती है। इसके अलावा कारखानों से उत्सर्जित जो क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वह जल के साथ संयुक्त होकर यानी जल के साथ मिलकर मृदा को प्रदूषित कर सकती है। इसके अलावा कुछ ठोस जो कणिकीय पदार्थ होता है, पर्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं, जो मिट्टियों के में अंदर पहुंचकर उसको उसकी गुणवत्ता को नष्ट करते हैं।
इसके अलावा कुछ धात्विक होते हैं, जैसे कि तांबा गलाने वाले जितने भी जो कारखाने हैं वहां पर मिट्टियां काफी प्रदूषित मानी जाती है और वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति भी नहीं उग पाती। इसके अलावा बात करें तो कुछ रासायनिक उर्वरक हैं जो हम विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं, तो वो भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स जो हैं जो हम खेतों के अंतर्गत यूज करते हैं, तो वो भी रेंगती हुई मृत्यु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे कई कारक हैं जो इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। वापिस अपने स्लाइड्स पर पहुंचते हैं। सबसे पहला, भूमि प्रदूषण जो है प्राणी जगत के विकास में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि भूमि ही प्राणी जगत के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जब इस प्रकार की मिट्टी की गुणवत्ता से खिलवाड़ करता है तो वो भूमि को काफी प्रदूषित करता है। यानी जब भी हम पौधा उगाते हैं या फसल उगाते हैं तो उस समय ये कभी नहीं सोचते हैं कि इस मिट्टी की गुणवत्ता को हमें काफी लंबे समय तक बनाए रखना है, क्योंकि हम उस समय स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। हमारा घर है, चाहे अस्पताल हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, बाजार है, उन सभी में हम विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं, डिब्बे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारे सारे हमारे ठोस अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है। उसका अर्थ होता है कि इसको अगर हम जमीन के ऊपर डाल देते हैं या दबा के भूमि के अंदर दबा देते हैं तो वो काफी कुछ समय के बाद वापस नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका जो कर सकते हैं कि अगर जो गैर बायोडिग्रेडेबल है उसका निपटान हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो वो जो काफी जो गल नहीं पाते हैं और लंबे समय तक मिट्टी के अंदर मिले रहते हैं, तो वो हमारे लिए काफी प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा हम अपने स्वार्थों के लिए जंगलों को निरंतर काटते जा रहे हैं। मिट्टी के लिए पेड़ आवश्यक है, क्योंकि जो पेड़ है और पेड़ों के जो अवशेष होते हैं वो ह्यूमस यानी उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पेड़ ही काट देंगे तो मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति किस प्रकार से होगी। इसके अलावा खनन, शहरीकरण और अन्य कारणों से भी पेड़ों को काटने के लिए हम भूमि प्रदूषण को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार से रासायनिक जो अपशिष्ट है उसका निपटान मुश्किल है, जैसे कि हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और कीटनाशकों और उर्वरकों से जो प्राप्त जो तरल और ठोस जो अपशिष्ट होते हैं वो जमीन पर गिर गिर जाते हैं या फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, तो वो जो रसायन जो मिट्टी के ऊपर गिरते हैं वो भूमि को प्रभावित करते हैं, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फसलों की अधिक उपज बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की नवीन कृषि तकनीकों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। फ्लोरिफिकेशन यानी पुष्पीकरण को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जो खरपतवार होती है, अनावश्यक जो झाड़ियां होती हैं, उनको भी हम कुदाली से निकालने की अपेक्षा उस पर विभिन्न प्रकार के स्प्रे करते हैं। तो ये जो स्प्रे होते हैं वो सीधे जमीन के अंदर ऊपर गिरकर उसकी गुणवत्ता को कमी लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फल सब्जियां जो है वो भी उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अब पेस्टिसाइड की कुछ जो मात्रा है वो जमीन के ऊपर अवश्य गिरती है, या फिर आपने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और फिर ठीक उसके बाद जब पानी पिलाया तो वो पेस्टिसाइड पिघल कर पानी और पानी के बाद भूमि के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा घरों से फेंकने वाले जितने भी कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, फर्नीचर, पॉलीथीन, इनसे भी हमारी भूमि का प्रदूषण होता है। उद्योगों से निकलने वाले जितना भी जो कचरा है वह भी हमें प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो कचरा होता है ये काफी हैवी होता है और मिट्टी के ऊपर जमा रहता है और भूमि को प्रदूषित करता है। खनिज तेलों को निकालने के लिए जब भी हम कुएं निकालते हैं तो कई बार तेल जो है वो जमीन पर गिरता है, जो लीकेज होता है, तो वो भी मिट्टी को प्रदूषित करता है। बारिश के दौरान हवा के अंदर जो कई दूषित पदार्थ हैं, जो एयर पोल्यूटेंट जो है, जो निलंबित पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वह बारिश के साथ जल के साथ घुलकर जमीन के ऊपर आ जाता है और भूमि को प्रदूषित करते हैं। सोर्सेज की बात करें तो भूमि प्रदूषण के बहुत सारे सोर्स है, जिसके अंतर्गत हम घरेलू अपशिष्ट, हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, उद्योगों से निकलने वाला कचरा या खनन जो उद्योग है वहां से निकलने वाला कचरा, शहरों से निकलने वाला नगर पालिका का कचरा और कृषि से निकलने वाला कचरा, इन चार श्रेणी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। सबसे पहले घरेलू की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो भाग है वो घरेलू अपशिष्ट का माना जाता है। घरों से निरंतर जो हम सफाई करते हैं उसके पास जो गंदगी निकलती है वो हम धूल मिट्टी तो ठीक है वापस मिट्टी के अंदर मिल जाती है, लेकिन जो कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी और धातु के टुकड़े होते हैं वो जब हम जमीन के ऊपर डालते हैं तो वो जमीन की गुणवत्ता को कम करते हैं। इसके अलावा सब्जियों के बचे भाग या फलों की छिड़के, चाय की पत्तियां, सड़े गले पदार्थ, फूले, ये ततिया, ये भी इसके अंदर शामिल करते हैं। हालांकि ये जो चीजें हैं
जो सब्जियों के बचे हुए भाग, ये गुणवत्ता को कम करते भी हैं लेकिन इसके साथ साथ बढ़ाते भी हैं। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है कि इस बचे हुए भाग को हम प्रोसेस के साथ एक लंबे समय तक इससे बायोवेस्ट बनाएं, या फिर हम इसको बायोवेस्ट ना करके इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इससे हम ऐसा एक खाद बनाएं जो भूमि के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। यानी इसको हम मिट्टी के अंदर दबाकर या घास फूस के अंदर दबाकर कुछ 1 महीने की प्रोसेस के साथ इससे उन्नत खाद बनाई भी जा सकती है। लेकिन जब ऐसे ही हम डाल देते हैं तो सड़ के गलत के वो भूमि की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। ये सभी पदार्थ हम घरों की सफाई के बाद एकत्रित करके एक किसी एक स्थान पर डाल देते हैं, और इस प्रकार के कूड़े करकट को हमारे यहाँ पर वापस सही करने की या उसको निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन विदेशों के अंतर्गत इसको गीला कचरा और सूखे कचरों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है और उसके आवश्यक निपटान की व्यवस्था की जाती है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सड़ते रहते हैं, इसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो प्रदूषण और रोग के कारक बनते हैं। दूसरा जो है वो औद्योगिक पदार्थ है। अब औद्योगिक पदार्थ चाहे कच्चे धातु का हो चाहे रासायनिक हो, सभी से विभिन्न प्रकार के कचरे अपशिष्ट निकलते हैं, और इनसे विभिन्न प्रकार की गैसें और रासायनिक तत्व जो वायुमंडल को तो प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही साथ भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा उद्योगों से बड़ी मात्रा में राख निकलती है, चिमनियों के माध्यम से वो राख जो है वो एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ जमीन के ऊपर गिरकर जमीन की गुणवत्ता को भी नष्ट करती है। अनेक विषैले जो पदार्थ हैं, अम्लीय, क्षारीय, वो सारे के सारे इसको प्रभावित करते हैं। कभी कभी ये पदार्थ जो है उद्योगों के नीचे ही पास पास में ही गड्ढा खोदकर दबा दिए जाते हैं, जो भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा नगर पालिका से निकलने वाला जो कचरा है, तो यानी जो सीवेज है और सीवेज या जितने भी जो गंदगी है, जो कचरा है घरेलू, तो उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा मलमूत्र को भी एकत्रित किया जाता है, तो इसके आवश्यक निपटान की व्यवस्था शहरों में नहीं देखने को मिलती है। बाजारों, संस्थानों या सड़कों से निकलने वाली गंदगी हो, मरे हुए जानवरों का अवशेष हो, मकानों के तोड़ने के बाद जो सीमेंट के या पत्थरों के टुकड़े हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल करते हैं। वो जमीन के ऊपर जहां डाले जाते हैं तो वहां की जो जमीन है वहां को पूरा पूरा ये नष्ट कर लेते हैं। तो ये भूमि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वह है कृषि अपशिष्ट। अब कृषि अपशिष्ट की बात करते हैं तो कृषि के बाद उसके जो भूसे, डंठल, घास फूस जो है वो पत्तियां एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, तो वो प्रदूषित करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं, या फिर तो उनको जला दिया जाता है, तो जलाने के बाद भी उसकी गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। जब भी पानी गिरता है तो ये सड़ने लगते हैं, जैविक क्रिया से इसका प्रदूषण होने लगता है। लेकिन ये ज्यादा समस्या का कारक नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग, जैसे कि पशुओं को खिलाने के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के कभी कृषि अपशिष्ट जो है, अब कृषि जो है अपशिष्ट के अलावा जब कृषि के फसलों पर जो हम पेस्टिसाइड्स का या रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करता है। यानी मिट्टी की क्षारीयता या अम्लीयता को बढ़ाने में इसका योगदान देखा जा सकता है। अब इसके परिणाम क्या हो गए या प्रभाव की बात करते हैं, मृदा प्रदूषण जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव, जीव जंतु, वनस्पति सभी को प्रभावित करते हैं। अब इसका जो प्रभाव है हमारी जो लैंड स्ट्रक्चर है, जो स्थलाकृतियां हैं, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मिट्टी के जो मौलिक गुण हैं वो प्रभावित होते हैं, इसकी जो उत्पादक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, फसलों एवं वनस्पतियों का विकास कम हो जाता है। मिट्टी का काफी काफी बड़े स्तर पर अगर अपरदन होता है तो जिसे अवनलिका अपरदन कहा जाता है, जिसे गोली इरोजन कहते हैं। इस प्रकार के निरंतर अपरदन होने से वहां पर एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो जाता है, जिसे हम बीहड़ या रेवाइन के नाम से जाना जाता है, और पूरा का पूरा जो इस प्रकार का बीहड़ क्षेत्र या जो रेवाइन क्षेत्र होता है उसे उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की बैडलैंड टोपोग्राफी आपको राजस्थान के जो चंबल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो भूमि है वह बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड के अंतर्गत बदल जाती है, कृषि और वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, रासायनिक प्रदूषक जो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं वो वनस्पतियों और फसलों दोनों को प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव जीव जंतुओं पर एवं अपेक्षाकृत जो बड़े जानवर होते हैं उस पर भी देखने को मिलता है। मनुष्य भी इससे काफी प्रभावित है। तो हमारी जो फूड चेन है उस फूड चेन के माध्यम से सबसे उच्च पोषण स्तर जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, वहां तक इसका मृदा प्रदूषण का प्रभाव देखा जा सकता है। तो जितने भी रोगनाशी या कीटनाशी या जो शाकनाशी
जो रसायन का हम प्रयोग करते हैं वह मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुण जो होते हैं उसकी कमी लाते हैं और मृदा की जो उर्वरता है, उत्पादकता को कम करते हैं। रासायनिक प्रदूषण जितने भी है वो पौधों की अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तथा वो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। लवण और जल जमाव से मृदा के गुणों में कमी आती है, फलस्वरूप उत्पादन कम होता है। गुलीय अपरदन जो होता है उसमें काफी मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी के पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं, मिट्टी जो काफी अनुपजाऊ या उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो ये काफी बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है और जीवित प्राणियों को अपूर्णीय क्षति के रूप में इसके भयंकर परिणाम देखने को पड़ सकते हैं। सभी प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो प्राणी जगत के लिए काफी घातक है और इनके जो परिणाम होते हैं काफी नुकसानदायक होते हैं। तो कुछ दिनों तक किसी क्षेत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जमा रहते हैं, तो वो काफी दूषित हो जाते हैं, दुर्गंध पैदा करते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों को जो लोग होते हैं वहां से गुजरना उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो एयर पोल्यूटेंट का वर्क करते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियों का डर लगता है। जब भी डंपिंग ग्राउंड होता है, डंपिंग ग्राउंड का अर्थ होता है जहां पर कचरे को एकत्रित किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में रहना पॉसिबल नहीं हो जाता है। जो दुर्गंध होती है वो लगातार नुकसान पहुंचाती है। डंपिंग ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में जमीन की जो कीमत होती है वो काफी कम हो जाती है क्योंकि वो रहने लायक नहीं हो जाती है। इसके अलावा जो विषाक्त पदार्थ जो भूमि को प्रदूषित करते हैं वो श्वसन तंत्र के साथ साथ जानवरों को भी बाधित करते हैं, श्वसन रोगों का कारण बनते हैं। जो लैंडफिल को अक्सर अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने व भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए जलाया जाता है। हालांकि वायु प्रदूषण होता है वह वायु पर्यावरण और जीवन के लिए उतना ही बुरा होता है। इसके अलावा भूमि प्रदूषण के कारण जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सीधे भूमि के संपर्क में आते हैं या मनुष्य के संपर्क में आते हैं, जिससे त्वचा की एलर्जी और विभिन्न प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। कैंसर का भी एक कारक बनता है। विषाक्त पदार्थों से भरी हुई जो भूमि है मच्छरों, मक्खियों, चूहों, कृंतकों इत्यादि के लिए प्रजनन भूमि के रूप में जो जमीन है वहां पर वो सारे के सारे जो जीव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उनकी जो संतति है वो प्रभावित होती है। उनको हमें भी बुखार और बीमारियां जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कीटनाशकों और रसायनों के अत्यधिक प्रयोग होने से हमारा जो भूमि प्रदूषण है वो कृषि भूमि को काफी दूषित करता है। मिट्टी पर उगाई हुई जो सब्जियां हैं, फल है, वो काफी दूषित हो जाते हैं। जैसे ही भूमि प्रदूषण होता है तो भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, फसलें अच्छी नहीं होती है, हमें भोजन नहीं मिल पाता है। लोगों की फसल पैदावार कराने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के हम इंजेक्शन लगाते हैं, साथ ही साथ हम उस पर अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो हमारे लिए काफी घातक होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ भूमि का अल्कलाइन होना या सलाइन होना भी एक प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिल सकता है कि मिट्टी काफी अनुपजाऊ हो गई या मिट्टी जो कह सकते हैं काफी ज्यादा क्षारीय या लवणीय हो गई। तो पीएच स्केल पर उसका जो मान है तटस्थ मान जिसे 7 कहा जाता है, तो पीएच स्केल से लो चला जाता है तो वो अम्लीय के अंतर्गत आ जाती है, हाई चला जाता है तो वह क्षारीय के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अब बात करता है कि इस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। तो नियंत्रण करने के लिए जैसे कि हम कहें तो मिट्टी कृषकों का धन है। इसके गुणों के हाथ से न केवल कृषक बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, मानव स्वास्थ्य है, जीव जंतु, वनस्पतियां सभी प्रभावित होते हैं। जंतु जगत और पादप जगत का जो अस्तित्व है वो तो मिट्टी पर ही आधारित होता है। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो कुछ प्रयास हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जितने भी जो पेस्टिसाइड्स है, जीवनाशी है, उनके प्रयोग को हम सीमित किया जाए। यानी कीट प्रबंधन प्रणाली को हम अपना सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, उस प्रणाली को अपनाया जा सकता है। आईपीएम कहा जाता है इसे। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हम समन्वित पादप पोषण प्रबंधन, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के माध्यम से मिट्टी के जो मौलिक गुण है, जो ओरिजिनलिटी है, उसको लंबे समय तक बनाए रह सकते हैं। मिट्टी काफी लवणीय हो चुकी है तो उसके अंदर हम जिप्सम और पायरेट्स जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता को दूर कर सकता है। काफी ज्यादा अम्लीय हो चुकी है तो उसके अंदर हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। खेतों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था कर सकते हैं। वन के कटाव पर हम नियंत्रण लगाकर भी कहीं इसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मृदा संरक्षण की जो प्रणालियां हैं उसको अपना सकते हैं। इसके अलावा जो झूमिंग एग्रीकल्चर यानी शिफ्टिंग बर्न एंड स्लेश जो एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसको भी हम
प्रतिबंधित करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ से होने वाले भूमि के जो नुकसान है उसको बचाने के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। फसल को प्रबंधित करके या भूमि उपयोग को हम सुधार कर इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है अपशिष्ट पदार्थ जो है उसका हम निस्तारण कर सकते हैं। किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम निस्तारण करें, उससे किसी न किसी प्रकार के नए पदार्थ बना सकते हैं। पुनः चक्रीकरण की व्यवस्था की जा सकती है। पुनः चक्रीकरण का अर्थ होता है रिसाइकलिंग, यानी जितने भी जो पदार्थ है उसकी खाद या कंपोस्ट बनाई जा सकती है, लुगदी बनाई जा सकती है। वापस प्लास्टिक का रीयूज किया जा सकता है, उससे ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। भस्मीकरण की प्रक्रिया के अंदर राख सीमेंट से को मिलाकर हम ईंटें बना सकते हैं। हम रेंडरिंग यानी दारण की जो प्रक्रिया है उसमें पशु के जो अवशेष है उसमें से वसा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रयास जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्रयास है, तो हम धीरे धीरे इस पर अगर रोक नहीं लगाते हैं तो काफी विकराल रूप धारण कर लेती है, तो इसका छुटकारा काफी असंभव सा हो जाएगा। तो सरकार और गैर सरकार दोनों ही प्रकार के प्रयास, और यहाँ तक कि जहाँ प्रयास की बात करें तो जब तक हम स्वयं अपने स्तर पर ये प्रयास न करें तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव लाकर इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रयास यहाँ पर सजेस्टेड है, तो उसका प्रयोग करके हम भूमि और मृदा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो जहां तक जो संभव हो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के बजाय हम बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे उत्पाद जो डिग्रेड हो जाए, यानी बायोडिग्रेड का अर्थ हो गया है कि उसे जो जीव जंतु सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं मृदा के अंदर वो आसानी से उसको सड़ा गला सके, ऐसे पदार्थों का हम प्रयोग करें। कीटनाशकों के उपयोग के बिना जो भोजन उगाया जाता है वह हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है स्वास्थ्य के लिए। तो खाद्य जो उत्पाद होते हैं उनको कीटनाशकों से मुक्त रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है, और किसानों को कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और उससे होने वाली हानियों से बताकर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और हमारे पास अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जैविक सब्जियां का अर्थ होता है कि बिना रासायनिक खाद के उगाई जाने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। फल उगाने के लिए हम इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। पैकेजिंग में बहुत सारे कागज का प्रयोग करते हैं। कागज जो है वह जो है वापस रिसाइकल नहीं किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि रिबन या विभिन्न प्रकार की सामग्री है वह एक प्रकार से पेड़ों पर भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जितना हम अधिक कागजों का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा पेड़ों पर दबाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो पैकेजिंग जो है वो हम कम करें तो प्रयास किए जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन के बैग का उपयोग करके हम बंद करके हम इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगी। प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह होते हैं वह सड़ने गलने के बाद उसके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। खरीदारी के लिए जब जाए तो पॉलीथीन न लेकर हम कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें या जूट के बैग का प्रयोग कर सकते हैं। दो अलग अलग डस्टबिन के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जा सकता है कि जो गीला कचरा है उसका अलग उपयोग करके हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को गीले और सूखे को अलग अलग करने के लिए नीले डस्टबिन यहाँ पर हरे और नीले डस्टबिन वहाँ पर लगाए जाते हैं। कागज को हम बर्बाद न करें, उसका उपयोग सीमित करें, उसका उपयोग कम से कम करने से बचे। कागज बनाने के लिए हमने बहुत सारे पेड़ों को काटना होता है, और पेड़ों को काटना भी भूमि प्रदूषण का, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हम भूमि को प्रदूषित या उसकी जो गुणवत्ता है वापस सही ना बन सके ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम किसी प्रकार से रोक सकते हैं। इसके अलावा पेपर वाइप्स जो है कचरा साफ करने के लिए, या जो टिश्यू पेपर है उसकी स्थान पर हम कपड़े का या वापस रिसाइकेबल यानी उसको वापस रीयूजेबल जितने भी जो डस्टर्स होते हैं या झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। भूमि प्रदूषण से हम बचने के लिए जागरूकता फैला सकते हैं। घरों के बाहर कम कचरा खुले में न फेंक कर जो भी सरकारी गाड़ी है या जो आपकी पंचायत के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसमें कचरों को डाल सकते हैं। खनिजों को भी काफ़ी सावधानी से निकाल कर हम उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रणाली है वो बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार से हम वायु को
भी कम दूषित करके भूमि की मदद कर सकते हैं कि अगर वायु प्रदूषित नहीं होगी तो अम्ल वर्षा की जो संभावना है वह न के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। ऐसे प्रयास हम करके भूमि प्रदूषण को बचा सकते हैं। तो उपसंहार के रूप में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हमारी जो मिट्टी है वो हमारी मूल जरूरत है, और ऐसी ही मिट्टी को अगर हम प्रदूषित कर लेंगे तो हमारा जो जीवन है काफ़ी असंतुलित हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम मिट्टी को इतना प्रदूषित कर लेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कोई फसल, कोई पौधा नहीं उग पाएगा। तो इसके लिए हम मिलजुल कर हमें प्रयास करना चाहिए, और इसमें संदेह नहीं है कि हम अपने जीवन को आरामदायक बनाना चाहते हैं, लेकिन इस जीवन को आरामदायक बनाने के प्रयास में हम पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है वो पूर्ण रूप से कम हो रही है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए हम मिट्टी प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। भूमि प्रदूषण न केवल भूमि की गुणवत्ता में कमी लाता है तथा साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के लिए खतरा न बने और पर्यावरण हमारे लिए काफी लाभदायक बना रहे, तो इसके लिए हम इस प्रकार की प्रणालियां अपनाकर, यानी भूमि उपयोग में परिवर्तन करके, फसल प्रबंधन, बाढ़ द्वारा जो भूमि की जो गुणवत्ता नष्ट होती है उसको कम करके, झूमिंग एग्रीकल्चर पर रोक लगा के, वनों के कटाव पर रोक लगा के, खेतों में जल जमाव की इस जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था करके, मिट्टी की गुणवत्ता को लगातार समय समय पर उसको उपचारित करके हम मिट्टी की गुणवत्ता को और भूमि की गुणवत्ता को लगातार बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका मृदा प्रदूषण के प्रभाव, उसके नियंत्रण के उपाय हमने पढ़े हैं, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा ध्वनि प्रदूषण रहेगा। जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम ध्वनि प्रदूषण को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।